महाराष्ट्रामध्ये केसीआर यांनी आपल्या पक्षाची पाळेमुळे मजबूत करायला सुरुवात केली आणि याचंच एक उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद येथील सभा। आता औरंगाबाद की संभाजीनगर हा विषय महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ज्वलंत म्हणून संबोधला गेला। अनेकदा वेगवेगळे किस्से समोर आलेत। महाराष्ट्रात राजकारणात नेमकं चाललंय काय या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे 2 गट, पवारसाहेब गट आणि अजितदादा गट, याचबरोबर शिवसेनेचे 2 गट। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये तोडाफोडीचं राजकारण या पंचवार्षिकमध्ये जनतेनं अनुभवलं। परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कोण वाचा फोडणार, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला नेत्यांना तितका वेळ आहे का, ही प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामधून न निघणारे आहेत। याच प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी केसीआर यांनी तेलंगणा मॉडेल घेऊन महाराष्ट्रात प्रवेश केला। मात्र या प्रवेश करताना महाराष्ट्रामध्ये कुठले प्रमुख चेहरे यांना गृहीत धरून केसीआर यांनी महाराष्ट्र काबीज करायचं ठरवलंय। नमस्कार, मी प्रवीण पाटील तुमच्यासोबत आहे आणि तुम्ही पाहताय एमएच बिंदास। आजच्या याच चर्चेला अनुसरून आपण चर्चा करणार आहोत बिंदास राजकारणमध्ये आणि माझ्यासोबत महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य ज्यांनी बीआरएस मध्ये असंख्य नेत्यांना प्रवेश देऊन बीआरएस मजबूत करण्यासाठी शक्तीपणाला लावली आहे। औरंगाबाद शहरातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्व म्हणजेच कदीर मौलाना। खूप खूप स्वागत तुमचं या कार्यक्रमामध्ये। जसं की आपण बघितलं की काही दिवसांपासून बीआरएस आपल्या महाराष्ट्रातील पाळेमुळे मजबूत करायला लागले आहेत आणि यामध्ये तुम्ही सतत केसीआर यांच्या आजूबाजूला दिसतात। अनेक माध्यमांमध्ये आम्ही ते बघितलंय, महाराष्ट्रातील जनताही बघतायत। तर महाराष्ट्रातील एक प्रमुख चेहऱ्यांपैकी कदीर मौलाना हा एक मुख्य चेहरा संबोधला जातोय। नेमकं काय उद्देश ठेवून तुम्ही बीआरएस महाराष्ट्रात आणताय? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। महाराष्ट्र की जो परिस्थिति आप 50 साल के अंदर में अगर देखेंगे, 50-60 साल की राजनीति में, तो कांग्रेस आती है, राष्ट्रवादी आती है, बीजेपी आती है, शिवसेना आती है, ये तमाम पार्टियों से आम जनता त्रस्त हो गई है, बेजार हो गई है। और ख़ास करके जो हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग है जिसको किसान कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, ये उसका शिकार हो गया है। बहुत सारे निर्णय कांग्रेस के सरकार में सेकुलर सरकारों ने किया है, कुछ हद तक वो किसानों के फेवर में जाते हैं, लेकिन किसान एक बहुत बड़ा समूह है इस मुल्क के अंदर में, और उसका 70% मुल्क का हिस्सा ये किसानों का हिस्सा है। मुल्क में जिस तरह से किसानों के लिए जो काम होना चाहिए था, उस तरह के काम इस मुल्क में नहीं हो पाए। आज किसान का बच्चा, किसान की बच्ची और किसान के लोग इस मुल्क में, इतना हरित क्रांति वाला हमारा देश है, इसमें हर एक किस्म का माहौल है। 4 महीने गर्मी होती है, 4 महीने सर्दी होती है, बारिश अच्छी होती है, सूरज अच्छा खिलता है। जो इस मुल्क के लिए हवामान और जो उसके वातावरण होना चाहिए, दुनिया के मुल्कों से बेहतर हिंदुस्तान के अंदर में वो चीज़ पाई जाती है। मगर यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, 4-4 महीने के ऋतु के बारे में आपने बोला। जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये क्लाइमेट पॉलिटिक्स में उस तरह से है हिंदुस्तान के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए और किसान की कामयाबी के लिए, मुल्क की कामयाबी के लिए, ये मुल्क के लिए हम खुद अंतरात्मा से अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। हमें किसी बैरूनी मुल्क की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ हमारे मुल्क में है। अच्छा। और वो बड़ी राजा जो हमारे मुल्क में बोला जाता है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके जो हालात है, हमारी सरकारें उस तरह का दानत नहीं रख सकी जिस तरह की दानत इस मुल्क में होनी चाहिए थी। हम लोग भाषणें और बातें बहुत करते हैं, लेकिन अगर किसान के तरफ हम देखते हैं, या किसान को जिस तरह की मदद सरकारों से मिलनी चाहिए, या जिस तरह की व्यवस्था किसानों के लिए इस मुल्क में होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य से बोलना पड़ता है कि वो दुर्भाग्य से हमारे मुल्क में उस तरह से किसानों को नहीं देखा जाता है। बड़े राजा उसकी बात की जाती है, उसके बारे में बोला जाता है, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, लिटरेचर उसके लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आप अंतरात्मा से अगर बात कर रहे हैं तो ये मेरी दिल की आवाज़ है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ,
मैं भी खेती करने वाला घर से आता हूँ, आज भी मैं किसानी करता हूँ, इसलिए मुझे किसान के मसले में खुद मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आप और हम ये समझ सकते हैं कि इस मुल्क की व्यवस्था में आज आपने जो सवाल किया है कि भाई आप बीआरएस पार्टी ही क्यों आपने चुना है। यहाँ पे दोनों तीनों एक एक पार्टी के दो दो हो गए, बराबर है, दो पार्टी के चार हो गए, और एक पार्टी सभी पार्टियों के चौरंगी पैरों में पैर डाल के अपने पैरों को अटका के एक अटकल बना के मुल्क के अंदर में डिक्टेटरशिप का राज लाना चाहती है। अरे भाई आप बिल्कुल राज लाओ, आपके राज लाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा, लेकिन ये जो हिंदुस्तान की 70% जो जनता है, जिसमें तमाम जात बिरादरी के लोग हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, मातंग है, तेली है, माली है, चमार है, हर जात बिरादरी के लोग किसान के अंदर बसते हैं। किसान हमारे मुल्क के उन्नति का, देश के चमकाने का, देश को आगे ले जाने का सबसे बड़ा ज़रिया किसान है। और दुर्भाग्य से सत्ताकर्ता जो लोग हैं, राज्यकर्ता जो लोग हैं, उनके तरफ दुर्भाग्य से नज़र को अलग तरीके से ले जाकर देखते हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा देना नहीं चाहते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद एक सूखा प्रदेश, एक छोटा राज्य जिसको पहले आंध्र प्रदेश अपन कहते थे, जी बिल्कुल, वो दो होकर जो तेलंगाना बना, और उसमें केसीआर जैसे एक किसान के घर के आदमी को मौका मिला, क्योंकि वो किसान के दुख को जानते थे, तो उन्होंने किसान की सरकार बनाई। और 9-10 साल के अंदर में एक राज्य की काया पलट दी। तो ऐसा क्या जादू है जो उनके पास है और हमारे पास नहीं? ये सवाल आज हमारे सामने। आपने जो सवाल किया है वो बहुत बेहतर सवाल है। उस सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि 9-10 साल केसीआर का पहाड़ा पढ़ो, अच्छा, केसीआर के मॉडल को देखो कि सूखी फुपट्टा उड़ाने वाली ज़मीन हरी भरी लहराते क्यों नज़र आ रही है। वहाँ का किसान जो आत्महत्या करता था, वहाँ की आत्महत्या ज़ीरो क्यों हो गई है। वहाँ का दलित क्यों खुश है, वहाँ का मुसलमान क्यों खुश है, वहाँ का छोटे मोटे जात बिरादरी से आने वाला आदमी अच्छे तरीके से कामगार, उसके हाथ को काम मिल रहा है, नौजवान पढ़ लिख कर जो है तो नौकरी उनको मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि तालीमी स्तर, एजुकेशन का जो प्रमाण और स्तर है इतना अच्छा और इतना ऊंचा है कि हमारे बच्चे आज प्रदेश में जाके अपने मुल्क का नाम कमा रहे हैं और अपने घर को आबाद कर रहे हैं। और मुल्क के हिस्से में, प्रदेश में रहने वाले नौजवान मुल्क में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक छोटा प्रदेश जिसका बजट 3 लाख करोड़ का बजट है, वो सब कुछ लोगों को बांट सकता है। और हम 6-6, 7-7 लाख करोड़ के बजट वाले महाराष्ट्र और इतर प्रदेश, हम जो है तो किसानों को खुश नहीं रख सकते। दोनों में क्या वजह है, ये तलाश करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पे मैं एक बात से आपको विनती करूंगा कि अपने को जो है तो इस इंटरव्यू में जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है बीआरएस के बारे में वो लोगों तक पहुँचाने, तो आप जितने हो सके तो उतने कम शब्दों में अगर आपने बीआरएस का मकसद समझाया तो अच्छा होगा। एक बात जरूर कहूँगा मैं, जैसे कि आप बोले कि तेलंगाना मॉडल बन गया है, तो केसीआर जो है तो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जो लीडर है तो उन्होंने तेलंगाना ही संभालना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र के जो लीडर है, जहाँ पे एनसीपी के लीडर है, वो तो कह रहे थे कि बीआरएस से बीजेपी की बी टीम है। और यहाँ पे और भी कुछ लीडर है, जैसे कि फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस जो है अभी डिप्टी सीएम है, अजित पवार है वो भी डिप्टी सीएम है, एकनाथ शिंदे सीएम है। तो ये सब लोगों का कहना है कि बीआरएस इधर मत लाओ, बीआरएस को लाने से आपको क्या फायदा मिलेगा, बीआरएस में तो तेलंगाना संभालने को होना, यहाँ पे किसानों के लिए हम काफ़ी है। तो क्या, पहले एक सवाल जो है तो क्या बीआरएस बीजेपी की टीम है? दूसरा ये सवाल कि तेलंगाना छोड़ के केसीआर ने महाराष्ट्र में आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए? नहीं, आपने जो सवाल किया कि कुछ पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि बीआरएस बी टीम है, बीजेपी की, ये तो राष्ट्रवादी वाले ही बोल रहे थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बोला कि बीआरएस जो है तो बीजेपी की बी टीम है, वो तो ए टीम बन के जो है तो बीजेपी में शामिल हो गए। तो उनका मुद्दा तो यहीं ख़त्म हो गया। कहने वाले, आरोप लगाने वाले ही मिले हुए बीजेपी से थे, अंडरस्टैंडिंग में काम चल रहा था, वो आप लोगों के सामने आ गया। अब उसका मुद्दा कहाँ रहा बी टीम का? हम तो किसानों की टीम है,
हम पिछड़ों की टीम है, हम पसमानदाओं की टीम है, हम माइनॉरिटी की टीम है, हम दलितों की टीम है, हम काश्तकारों की टीम है। अच्छा, एक बात और कहूँगा, यहाँ पे जब भी अभी असेंबली आ रही है, झिड़पी पंचायत का चुनाव भी आ रहा है और पार्लियामेंट के भी चुनाव होने वाले हैं आगे आगे चल के, तो ये चुनाव में ऐसा सुनाई दे रहा है, लोगों में ऐसी चर्चाएं हो रही है कि केसीआर जो है बीआरएस के माध्यम से जो चुनिंदा कैंडिडेट है जो खड़े रहने वाले हैं उनके मतदार संघ में, तो उनको केसीआर इकोनॉमिकली कुछ फंड देना चाहती है जिसके वजह से वो विधायक या पार्लियामेंट मेंबर हो तो वो बन सके। क्या ये सही है? नहीं, ये सब बातें गौण है, हम इस बातों का समर्थन नहीं करते। देखिए, हर पार्टी अपने निज़ाम से, अपने सिस्टम से काम करती है। सब पार्टियां अपने अपने निज़ाम से काम करती। पॉलिटिकल एक निज़म होता है, एक एजेंडा होता है, और इलेक्शन कमिश्नर का एक सिस्टम होता है कि कौन सी पार्टी अपना कितना खर्चा करेगी और क्या, तो वो सारे पार्टियों का निज़ाम होता है। हमें भी इलेक्शन कमिश्नर के गाइडलाइन के अंदर में काम करना होता है कि हमें कितनी मदद करना और कितनी मदद नहीं करना, ये तो ठहरा के दिया हुआ है। इसके अंदर में ज़्यादा बात